Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 5, Expansion of Delhi Sultanate, the Khilji and the Tughlaq dynasties. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में. अब हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे फिरोज शाह तुगलक से. फिरोज शाह तुगलक कज़िन थे किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनको सक्सीड करते हैं उनके कज़िन जिसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक. कब से कब तक रहते हैं फिरोज शाह तुगलक? रूल कब से कब तक करते हैं? 1351 से 1388. मतलब एक अच्छा पीरियड इन्होंने रूल किया. मतलब 37 ईयर ये रूल करके गए. कौन? फिरोज शाह तुगलक. इतने टाइम रूल कोई एक अच्छा ही किंग कर सकता है. तो फिरोज शाह तुगलक ने रूल करना कब से स्टार्ट किया? 1351 से कब तक रूल किया? 1388 तक. Who was nominated by the ulemas and the noble. और इनको नॉमिनेट किसने किया था बच्चा कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक करेंगे? नॉबल्स ने और उलेमाज ने. फिरोज शाह वॉज अ पीस लविंग, शांति वाला व्यक्ति था. बहुत जस्ट था. मतलब एम्पायर में जो भी कुछ हो वो बिल्कुल फेयर हो. बेनोवलेंट रूलर था. बेनोवलेंट का मतलब होता है काइंड, है ना. फ्रेंडली रूलर था. पीस लविंग था, शांति पसंद करता था, जस्ट था, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था. बेनोवलेंट मतलब लविंग और केयरिंग था. फ्रेंडशिप वाली भाव उसके अंदर ज़्यादा थे, है ना. फ्रेंडली रूल किया इसने, तभी तो इतने ईयर रूल कर पाए. इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इसका प्राइमरी एक ही मुख्य उद्देश्य था, वो था वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. मतलब जो भी लोग इसके राज्य में रह रहे हैं, जो इसका सब्जेक्ट है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, उनकी भलाई करना. वेलफेयर मतलब होता है भलाई. ये इसका प्राइमरी कंसर्न था. फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर reign is largely remembered for the numerous welfare scheme. ये जो 37 ईयर इसने रूल किया ना, इसको किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इसने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आया अपने सब्जेक्ट के लिए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया. मतलब ऐसा ही तो राजा सबको चाहिए जो हमारी वेल्थ को बढ़ा दे, जो हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स लाए, है ना. वेलफेयर स्कीम मतलब जो भलाई वाली स्कीम होती है कि भैया भूखों को खाना दे दो, रोड्स बना दो, मुग़ल सराय बना दो. मतलब मुग़ल सराय नहीं, मतलब वो जो रेस्टिंग प्लेस होती है वो बना दी जाए, बहुत सारे वेल्स बना दिए जाएँ. तो ये सब हमको चाहिए होता है और ये फिरोज शाह तुगलक ने किया. इसने बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाए, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को बहुत इम्प्रूव किया. तो इसीलिए ये जाना जाते हैं. फिरोज शाह तुगलक अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं. अब हम देखेंगे कि वो अच्छे कामों में क्या क्या था. तो पहले हम लोग देखेंगे बहुत सारे अच्छे कामों को अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म की. आर्थिक रूप से इसने क्या क्या किया? तो इसने जो लैंड टैक्स थे वो रिड्यूस कर दिए. दोआब रीजन में जितने भी लोगों को, किसानों को लोन दिए गए थे फेमाइन वाले टाइम में, उन्हें कैंसिल कर दिया गया कि भैया चलो आपका लोन माफ़ हो जाता है, आपको टैक्स भी कम देना है, आपका लोन भी माफ़ कर दिया. बहुत सारे टैक्सेस को तो ये एबलिश भी कर देता है. जितनी भी ओल्ड कैनाल्स थी, कैनाल का मतलब होता है नहर, तो जितनी भी नहरें थी उनको रिपेयर करा दिया, नई कैनाल्स बनाई. देखो बेटा पहले ऑन एंड ऑफ पे पानी अवेलेबल नहीं होता था कि बोरिंग्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं. तो नहर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था. नदियाँ से काट काट के छोटी नालियाँ बना दी जाती थी जिन्हें हम क्या कहते थे? नहर. तो पुरानी नहरों को रिपेयर कराया और नई नहरें और बनवा दी. हज़ारों कुएँ खुदवा दिए, डैम्स भी बनवाए. मतलब सोचो कितने ही प्रोग्रेसिव थे. कुएँ खुदवाए, डैम बनवाए, नई कैनाल बनवाई. फिर ये जो मेजर्स थे इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया और किसानों के लिए क्या किया? बहुत सारे किसानों के पास प्रॉस्पेरिटी आ गई, किसान खुश हो गए, समृद्ध हो गए, उनके पास ज़्यादा पैसा आने लगा. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? क्योंकि सिंचाई अच्छे से मिलने लगी. इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर का. फिरोज शाह ने नए फिरोज शाह ने बहुत सारे नए टाउन्स भी बनवाए जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हिसार फिरोज़ा जो कि आज प्रेजेंट डे हरियाणा में है, जौनपुर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है. अब हम देखेंगे पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स. फिरोज शाह ने अपने लोगों की मदद के लिए, उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स स्टार्ट की. उसने रेस्ट हाउसेस बनाए,
किसके लिए? ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि बेटा पहले लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, तो मतलब जर्नी में बहुत टाइम लगता था, तो उनको रेस्ट करने के लिए क्या बनवा दिए? रेस्ट हाउसेस बनवा दिए ट्रैवलर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। फ्री हॉस्पिटल्स बनवाए गरीबों के लिए। चैरिटी डिपार्टमेंट अलग से बनवाया, जिसका काम था कि वो चैरिटी ही देखेगा, मतलब दान धर्म का ही काम करेगा। विडोस मतलब विधवा, ऑर्फन मतलब अनाथ, और दूसरे जितने भी नीडी लोग थे उनके लिए क्या बना दिया? अलग से चैरिटी डिपार्टमेंट, जो किन के नीड्स का ध्यान रखेगा? विडोस की, ऑर्फन की और दूसरे नीडी लोगों की। एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया, जिसका काम था जॉब्स देना। किसको? अनएम्प्लॉयड पीपल को जॉब्स कौन देता था? एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। और बेटा गुलाम, स्लेव्स का मतलब क्या होता है? गुलाम। पहले लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, तो ये जो गुलाम थे इनके लिए भी उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया, जो किसको देखने का काम करता था? गुलाम। मतलब गुलामों को की कंडीशन भी थोड़ी इम्प्रूव हो, ऐसी इच्छा थी फिरोज शाह तुगलक की। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करें तो जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आया और इसे ह्यूमेन बना दिया। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि हाथ काट दिए, कान काट दिए, मुंह काट दिया, ऐसा नहीं। मतलब न्याय होगा पर वो तरीके से होगा। अ सेवेज सिस्टम ऑफ टॉर्चरिंग सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स प्रिवेल्ड इन दोज डेज। उस टाइम में ऐसा सिस्टम ही चलता था कि जिस पे भी सस्पेक्ट है उसको बुरी बुरी तरीके से टॉर्चर करो, हाथ काट दो, पैर बांध दो, मतलब अलग अलग तरीके से। एक बहुत ही सड़ा गला एक सेवेज सिस्टम चलता था, उसको उसने चेंज किया। फिरोज शाह एबलिश्ड द सिस्टम ऑफ टॉर्चर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया फिरोज शाह से। इवन व्हेन सस्पेक्ट्स वर फाउंड टू बी गिल्टी दे वर गिवन माइल्ड पनिशमेंट। जो गिल्टी होते हैं उनको भी वो क्या देता था? जो एक्चुअल में जो गुनहगार होते थे उनको भी माइल्ड पनिशमेंट देता था, कोई सीवियर पनिशमेंट का कॉलम ही नहीं था। पैट्रन ऑफ आर्किटेक्चर एंड लर्निंग, फिरोज शाह बहुत ही बड़ा बिल्डर था, ग्रेट बिल्डर था। इसके टाइम में पब्लिक यूटिलिटी के लिए भी बहुत कुछ हुआ। इसने बहुत सारे टाउन्स बनाए, जैसे फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार। क्या क्या बनाए? फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और हिसार। इसने 1200 गार्डन्स बनवाए, ऑर्किड्स बनाए, गार्डन्स और बगीचे बनवाए। उद्यान और बगीचे, गार्डन मतलब उद्यान, ऑर्किड मतलब बगीचे। कहाँ पर? दिल्ली के आसपास। ये जो ऑर्किड्स थे ये बहुत सारे फूड्स प्रोड्यूस करते थे, जो कि के स्टेट ट्रेजरी का एक सोर्स ऑफ इनकम था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। देखो बेटा, आप बगीचा बनवा दिया, बगीचे में क्या लगेंगे? फ्रूट्स लगेंगे, चीकू लगेंगे, आम लगेंगे या ऑरेंज लगेंगे। आप उनको सेल आउट करोगे, तो सेल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। तो ये जो ऑर्किड्स थे, ये ऑर्किड्स किसने बनवाए थे? किंग ने बनवाए थे। तो इससे जो इनकम होने वाली थी वो किसके पास जाने वाली थी? स्टेट ट्रेजरी के पास ही जाने वाली थी। ये फिरोज शाह कोटला जो किसने बनवाया? फिरोज शाह ने बनवाया। फिरोज शाह ने एजुकेशन को, लर्निंग को भी बहुत प्रमोट किया। वो चाहते थे कि सारे लोग पढ़ें, बहुत सारे स्कूल्स खुलवाए, कॉलेजेस खुलवाए, बनवाए। जितने भी लर्नड स्कॉलर्स थे उनको एनकरेज किया गया कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है, मतलब जो हमारी रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, ये जो भी रिलीजियस टेक्स्ट है, जितनी भी बुक है म्यूज़िक के ऊपर, उन्हें संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट करवाने का काम भी करवाया फिरोज शाह ने। एक अच्छी स्टेप थी। फॉरेन पॉलिसी, तो जो फिरोज शाह था, लैक द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ मिलिट्री लीडर। फिरोज शाह एक अच्छा मिलिट्री लीडर नहीं था। हिज फेबल अटैम्प्ट टू रिकवर बंगाल एंडेड इन फेलियर। ये जो इसका एक अटैम्प्ट था कि ये बंगाल को वापस से रिकवर कर पाए, वहाँ पर ये फेल हो गया। फीबल मीनिंग होता है शक्तिहीन, कमज़ोर, है ना। तो इसका जो एक ट्रायल था कि बंगाल को वापस ले ले, वो फेलियर रहा। He showed no interest in recovering all the province that he had became independent during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। बेटा बहुत सारी टेरिटरीज थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के reign में इंडिपेंडेंट हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं सारी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज को वापस से रिकवर करूं। जब फिरोज शाह की डेथ होती है तो फिर से दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट होने लगता है। देखो हमने देखा है ना कि जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होगी तो एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा ही होगा। तो दिल्ली सल्तनत फिर डिसइंटीग्रेट हुआ, एक के बाद एक बहुत सारे प्रोविंसेस थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ओनली पंजाब एंड एरिया अराउंड दिल्ली रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी के बाद सिर्फ क्या बचा? तुगलक डायनेस्टी के बाद के पास सिर्फ बचा है पंजाब और दिल्ली के आसपास का एरिया। बाकी सारे एक के बाद एक इंडिपेंडेंट होते गए।
इन्वेजन ऑफ तैमूर। अब बेटा जो फाइनल ब्लो मिलेगा दिल्ली सल्तनत को वो किससे मिलेगा? अमीर तैमूर। और तैमूर कौन थे बच्चा? मंगोल रूलर थे। कहाँ से थे? समरकंद इन सेंट्रल एशिया के समरकंद से एक मंगोल रूलर तैमूर। अब वो आएगा इंडिया को इन्वेड करने के लिए। अब उसके इन्वेजन्स को हम पढ़ेंगे। उसने देख लिया कि जो तुगलक रूलर हैं अब वीक हो रहे हैं, तो इसका एडवांटेज मैं ले सकता हूँ। तैमूर इन इंडिया इन 1398 एंड 99। उसने 1398-99 में दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा, औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, मतलब पूरे दिल्ली को उलट पलट तबाह करके वो चला गया। जब वो अपनी कैपिटल जा रहा था तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था। देन ही रिटर्न टू हिज कैपिटल। वो अपनी कैपिटल जा रहा था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो दिल्ली के ऊपर रूल करे। मतलब तैमूर आया, लूटपाट की और वापस चला गया। उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो दिल्ली पे रूल करे। वो यहाँ से इनोरामाउस वेल्थ लेके गया, मतलब भर भर के सोना चांदी हीरे मोती पैसा लेके यहाँ से वो चला गया। अब सैयद एंड लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। बिफोर लिविंग दिल्ली तैमूर अपॉइंटेड, अरे यार ये यहाँ पर PDF ठीक से बनाया करो बेटा। तो जो दिल्ली वो छोड़ के जब तैमूर जा रहा था उसके पहले ही उसने खिज़र खान को वायसरॉय बना के चला गया दिल्ली का। देखो तैमूर दिल्ली पे रूल नहीं करना चाहता था, वो तो लूटपाट करने आया था, पर जब वो दिल्ली छोड़ रहा था उसने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और खिज़र खान को वायसरॉय बना के चला गया। खिज़र खान ने लास्ट तुगलक सुल्तान को ओवरथ्रू करा, उखाड़ फेंका और किसको एस्टेब्लिश किया? सैयद डायनेस्टी को। कब? 1414 में। 1414 में सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने वाले थे खिज़र खान, जो कि वाइसरॉय थे तैमूर के। ये फर्स्ट रूलर बने सैयद डायनेस्टी के। जो सैयद थे उन्होंने रूल किया दिल्ली पे 38 ईयर्स। कब तक रूल किया? 1451 तक रूल किया। द सैयद डायनेस्टी वॉज रिप्लेस्ड बाय अफगान डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के बाद आई अफगान डायनेस्टी, जिसको हम लोधी डायनेस्टी भी कहते हैं, जिसके फाउंडर थे बहालुल लोधी। ठीक है बात। तो तुगलक डायनेस्टी को फाइनल ब्लो मिला तैमूर से। तैमूर का कोई इरादा नहीं था कि वो इंडिया के ऊपर रूल करेगा, पर वो जाते जाते अपना एक वाइसरॉय बिठा गया जिसका नाम था खिज़र खान। खिज़र खान ने सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, 38 ईयर रूल भी किया। फिर खिज़र खान के बाद अफगान डायनेस्टी आई, है ना, जिसे हम लोधी डायनेस्टी भी कहते हैं, और इसके फाउंडर थे अफगान डायनेस्टी या लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे बहालुल लोधी। अब ये जो लोधी थे इनका कंट्रोल सिर्फ पंजाब और दोआब एरिया पे था, गंगा यमुना के बीच वाला जो एरिया पंजाब बस यहीं तक था। सिकंदर लोधी ग्रेटेस्ट लोधी रूलर था, मतलब लोधी रूलर में सबसे महान रूलर था सिकंदर। इसको सक्सीड करते हैं इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर होते हैं बच्चा, लास्ट लोधी रूलर होते हैं। इब्राहिम लोधी बहुत हार्श, क्रूअल, अनपॉपुलर रहते हैं। मतलब क्या बोलना चाहिए कि इन्होंने किंगडम को अपने अच्छे कामों से रन नहीं किया। जितना भी कुछ किया वो अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ही था। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते कि लोग इनसे नाराज़ ही हो जाते। बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर थे ये। बेटा वो इब्राहिम लोधी जो बहुत ही हार्श था, क्रूअल था, अनपॉपुलर था, उसको अब हराएंगे तैमूर के डिसेंडेंट जिनका नाम होगा बाबर। ठीक हुई बात। बाबर ये वही वाले बाबर हैं, अकबर के दादाजी। ठीक हुई बात। इन्होंने सो बाबर आर डिसेंडेंट ऑफ तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1526। इन्होंने 1526 में इंडिया को इन्वेड किया, मार दिया इब्राहिम लोधी को इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हम लोगों ने, अच्छा आप लोगों को नीट किसी दूसरी बुक से मैंने पढ़ाया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की होती है हार, बाबर की होती है जीत। ये जो बैटल था ये मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से अब एस्टेब्लिशमेंट होगा मुगल एम्पायर का इंडिया में, जो लगभग 300-400 साल रूल करेगा इंडिया के ऊपर। इट वॉज अ मेजर मोमेंटस मोमेंट दैट मार्क द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का एंड होगा और मुगल एम्पायर या मुगल रूल इंडिया में स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हार होती है इब्राहिम लोधी की, जीत होती है बाबर की, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत को करता है ख़त्म और मुगल रूल को करता है स्टार्ट। अब हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी किसकी? खिलजी की और तुगलक की। तो अगर हम कंपेयर करें खिलजी और तुगलक को तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलेंगे खिलजी और तुगलक में, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेगी। हम दोनों ही पढ़ेंगे क्या इनमें डिफरेंट था, क्या इनमें सिमिलर था। अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने एम्पायर बनाया इंडिया में।
इसकी जो पॉलिसी थी बहुत एग्रेसिव थी और सेंस जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाता था बहुत सेंसिबल फॉरेन पॉलिसी बनाता था, है ना। एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान थे, फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम बहुत सोचता समझता था। इसने अपनी पावर को, प्रेस्टीज को बहुत बढ़ाया, है ना। सल्तनत की पावर प्रेस्टीज को बहुत बढ़ाया। एक राजा अच्छा होगा तो सल्तनत ऑलरेडी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे वो बहुत ही सक्सेसफुल होते थे, इसीलिए तो दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज को बढ़ा पाया। मतलब दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर गई, दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज बढ़ गई। क्यों? क्योंकि सुल्तान अच्छा था, सल्तनत को बहुत पावर मिली, प्रेस्टीज मिली, नए नए एरियाज मिल गए। जो सल्तनत थी वो एक्सटेंड कर गई अपनी इन्फ्लुएंस को साउथ ऑफ इंडिया, विंध्या के साउथ में भी पहुँचे। अब जो फॉरेन पॉलिसी थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो बहुत ही एम्बिशियस थी। इसके जो गोल थे वो अनरियलिस्टिक थे, ठीक है बात। जैसे वर्ल्ड एम्पायर बनाना, है ना, एंड एंडेड इन डिसमल फेलियर, और हर बार कुछ ना कुछ उल्टा हो जाना और इसका हार जाना, है ना। मतलब वर्ल्ड एम्पायर का जो सपना देखा था उसके लिए तो इसने एक्सपेडिशन भी नहीं भेजा, 1 साल के लिए लोगों को पैसा पहले से दे दिया था और फिर एक्सपेडिशन भी नहीं किया। जो फिरोज शाह की पॉलिसी थी दूसरी तरफ वॉज वीक एंड इनफेक्टिव। फिरोज शाह की जो पॉलिसीज़ थी बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव थी। हमने देखा ही कि ये एक वीक रूलर था, फॉरेन पॉलिसी भी इसकी अच्छी नहीं थी, मिलिट्री कमांडर भी अच्छा नहीं था। तो जो फेलियर थी इसके मिलिट्री एक्सपेडिशन की, शेप द एनर्जीज ऑफ तुगलक्स। अब बेटा ये जो वर्ड लिखा है सेप्ड, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली वीक होना। तो इसके जो मिलिट्री एक्सपेडिशन की फेलियर थी उसने तुगलक्स को बहुत ज़्यादा वीक बना दिया और इवेंचुअली जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा, है ना। ऑफ द ह्यूज एम्पायर एस्टेब्लिश बाय अलाउद्दीन खिलजी ने जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था वो फिरोज शाह के टाइम पे धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगा, टूटने लगा, क्योंकि मिलिट्री एक्सपेडिशन में मेजर फेलियर मिली और एक अच्छे मिलिट्री कमांडर भी नहीं थे फिरोज शाह। अलाउद्दीन पहले सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की बात की। उसने रेडिकल मिलिट्री रिफॉर्म्स लेके आया, आर्मी में डिसिप्लिन लेके आया, दाग सिस्टम शुरू किया, चेहरा बनवाना, मतलब एक रिकॉर्ड रखा सारे सोल्जर्स का, है ना। अपनी आर्मी को डिसिप्लिन बनाया, इफेक्टिव बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। इनकॉम्पिटेंट और ओल्ड सोल्जर्स को डिसमिस कर देता है, नए सोल्जर्स को डायरेक्टली वो रिक्रूट करता। मतलब बहुत रेडिकल चेंजेस उसने अपनी मिलिट्री में किए। अलाउद्दीन को बहुत सारे सीरीज ऑफ रिबेलियंस देखने को मिले उसके नॉवेल्स हैं। उसने एक्सट्रीमली हार्श रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिससे कि ये जो रिच और एम्बिशियस नॉवल हैं इनकी पावर को वो ख़त्म कर सके। उस वो चाहता था कि जितने भी रिच और एम्बिशियस नॉवेल्स हैं सब उसके कंट्रोल में रहे, उससे कंट्रोल ना करे। पर जो फिरोज शाह थे उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए जो जितने भी हॉस्टाइल नॉवल थे उनका सपोर्ट पाने के लिए कंसिलिएशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसने नॉवेल्स को बड़े बड़े गिफ्ट दिए, उसने उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस को इंक्रीज़ कर दिया, एकता सिस्टम फिर से चालू कर दिया और एकता सिस्टम को हेरिडेटरी भी बना दिया। नॉवेल को और क्या चाहिए था कि एक एकता उनके पास हो जो उनके बच्चों को भी सेव कर दे, तो वो एकता उनके बच्चों को और उनके बच्चों को ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो फिरोज शाह की जो पॉलिसी थी बहुत ही कंसिलिएटिंग थी, मतलब मनाने वाली थी किसको? नॉवेल्स को। अच्छी सैलरी दे रहे थे, अच्छे अलाउंसेस दे रहे थे, एकता वापस दे रहे थे। अलाउद्दीन बहुत रूथलेस था इन एनफोर्सिंग हिज स्कीम्स। अलाउद्दीन अपनी स्कीम्स को बहुत ही रूथलेस तरीके से एनफोर्स करता था। जैसे उसको मार्केट कंट्रोल की जो पॉलिसी थी उसने इस तरीके से बनाई, डिज़ाइन की, सिपाही सिस्टम इस तरीके से बनाया, डिज़ाइन किया कि कोई भी शॉपकीपर जो चीट करता उसको सीवियर पनिशमेंट मिलती। अब इससे ज़्यादा क्या होगा कि अगर आपने वेट में चीटिंग की तो आपको आपकी बॉडी से कट करके उतना मांस देना पड़ेगा, मतलब जो फ्लैश देना पड़ेगा। तो भैया ये तो बड़े ही महान थे। कौन महान थे बच्चा? अपने अलाउद्दीन। इन्होंने मार्केट पॉलिसी को इस तरीके से रूथलेसली एनफोर्स किया कि अगर आपने वेट में चीटिंग की तो उतने बराबर का वेट आपको काट के देना पड़ेगा। चलो, फिरोज शाह दूसरी तरफ बहुत काइंड थे, मर्सीफुल थे। वो अपने करप्ट ऑफिशियल्स को भी माफ़ कर देते थे, क्रिमिनल्स को भी माफ़ कर देते थे। उन्होंने मतलब जो जुडिशल सिस्टम जो अडॉप्ट किया वो भी बहुत ह्यूमन था, मतलब किसी को अननेसेसरी पनिशमेंट नहीं दी। जो टॉर्चर करने की जो प्रथा चली आ रही थी उसको बंद कर दिया। जो ह्यूमन एस्पेक्ट था उनकी पर्सनालिटी का वो एविडेंट था उनके इकोनॉमिक और जुडिशल रिफॉर्म्स में।
उन्होंने बहुत सारे पब्लिक यूटिलिटी मेजर्स भी लिए, तो वो ये दिखाते हैं कि वो कितने काइंड थे, लोगों के बारे में कितना सोचते थे, अपने सब्जेक्ट मतलब अपने लोगों को, अपनी प्रजा के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लाए। मतलब ये दिखाते हैं कि वो एक काइंड हार्टेड किंग था। अलाउद्दीन ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाया अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? मंगोल से। एंड सक्सेसफुली रिपल्स्ड 5 मंगोल रेड्स। मंगोल अलाउद्दीन के टाइम पे प्रॉपरली रेड नहीं कर पाए इंडिया को, 5 रेड करने की कोशिश की पर वो अनसक्सेसफुल रहे। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरी तरफ, उन्होंने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद मतलब देवगिरी ही शिफ्ट कर लिया, कि जिससे जो मंगोल अटैक का जो डर है वो कम हो जाए, अटैक का जो चांसेस है वो कम हो जाए। दौलताबाद क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड था, सेफ डिस्टेंस पे था, जिससे मंगोल थोड़ा दूरी रहेंगे, इतना पास नहीं आएंगे। फिर से देखो, एक ने तो अपनी आर्मी को इतना मजबूत कर लिया कि मंगोल उन पर अटैक ना कर पाए, मंगोल को प्रॉपरली अटैक कर दी, और दूसरे ने तो अपनी कैपिटल ही दौलताबाद ले आया, जिससे कि वो मंगोल अटैक से सेफ हो जाए। क्योंकि दौलताबाद जो था वो सेंट्रली लोकेटेड था, सेफ डिस्टेंस पे था फ्रॉम द रीच ऑफ मराउंडिंग मंगोल्स। मराउडिंग मंगोल्स मतलब जो लूटपाट करने वाले जो मंगोल्स थे, जो हमेशा स्टील करने के, चोरी करने के, लूटने के पर्पज़ से जो मंगोल्स आते थे, उनसे सेफ डिस्टेंस पे था दौलताबाद। इसका प्रोनाउंसिएशन बेटा एक बार गूगल पे ज़रूर देख लेना, मराउडिंग ऐसे करके है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा, रिलीजियस पॉलिटिक्स को मिलाया नहीं। इसने उलेमा की अथॉरिटी को भी चैलेंज किया और उलेमा को बिल्कुल सीधे शब्दों में समझा दिया कि ये रिलीजियस मैटर पॉलिटिकल मैटर से बिल्कुल अलग है, तो मेरी पॉलिटिक्स में तो आप बिल्कुल सामने आना ही नहीं। इससे उलेमा गुस्सा भी रहते थे अलाउद्दीन से। पर उलेमा का सपोर्ट लेने के लिए जो फिरोज शाह थे, उन्होंने सल्तनत में सरिया लॉ मतलब मुस्लिम लॉ को फॉलो करवा दिया, और वॉज एडवाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और वो जो फिरोज शाह थे वो उलेमास की परमिशन लेते रहते थे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। शरिया लॉ उन्होंने लगा दिया फिरोज शाह ने, मतलब फिरोज शाह ने अपीस करने की कोशिश की उलेमास को। अलाउद्दीन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पर फिर भी बहुत ही ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे। अलाउद्दीन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट फिर भी एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे, श्रूड थे मतलब चालाक थे, फार साइटेड थे मतलब दूरदर्शी थे, और एफिशिएंट रूलर थे। तो अलाउद्दीन एफिशिएंट रूलर थे, श्रूड थे, ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल थे, ऑल्दो ही वाज नॉट नोइंग हाउ टू रीड एंड राइट। मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लर्नड और accomplished स्कॉलर थे अपने टाइम के, बट वो टोटल फेलियर एज अ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो भैया जो अलाउद्दीन जो पढ़ लिख नहीं सकता था, वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल था, श्रूड था, फारसाइटेड था, पर एक पढ़ा लिखा स्कॉलर ना ही तो एक अच्छा जनरल बन पाया, ना ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन पाया। इसकी लाइफ टोटल फेलियर ही रही, एक के बाद एक गलत गलत डिसीजन लेता रहा। There are few basic similarities as well between the Khiljis and Tughlaq. These rulers were despotic and their authority was, ये दोनों ही रूलर despotic थे, अपनी इच्छा से ही काम करते थे, निरंकुश थे, कोई इनके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता था, और इनकी जो अथॉरिटी थी वो एब्सोल्यूट थी, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता था। कोई कमांड अगर सुल्तान से आई तो वो लॉ ऑफ लैंड बन ही जाएगा। दे इंट्रोड्यूस न्यूमरस वेलफेयर स्कीम्स, दोनों ने ही, भले वो तुगलक हो या तो खिलजी हो, दोनों ने ही बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, जिससे अपने प्रजा की इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक दशा को इन्होंने सुधारा। दोनों ने ही, खिलजी ने भी और तुगलक ने भी। भले ही खिलजी हों या तुगलक हों, दोनों ही पैट्रन्स ऑफ आर्ट थे, आर्ट को पसंद करते थे। म्यूजिशियंस, डांसर्स इनके राजमहल में रहते थे, उन्हें ये लोग पैसा वैसा देते थे कि भैया आप तो आपके आर्ट पे फोकस करो और कोई चिंता नहीं करो। आर्किटेक्चर, लर्निंग दोनों को ही पसंद थी, खिलजी को भी और तुगलक को भी। एम्बिशियस ड्रीम थे दोनों के ही कि बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करें। वॉज नर्चर्ड बाय बोथ अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों का ही ड्रीम था एक बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करने का। सो स्टूडेंट, आई एम इन दिस वीडियो हियर ओनली। फॉर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।